गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। SKLGD ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर HTML का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम HTML टेबल्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ HTML के टेबल के एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे बॉर्डर कलर, बीजी कलर, बैकग्राउंड इमेज। ओके, अब नेक्स्ट जो बचे हुए हैं जैसे फ्रेम्स, रूल्स, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, अलाइन, हाइट, विड्थ। अब इन एट्रीब्यूट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन एट्रीब्यूट्स का यूज कैसे हम टेबल्स में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइन। ठीक, अलाइन आप जानते हो, ये जो टेबल की अलाइनमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। टेबल हमारी लेफ्ट में रहेगी या राइट में रहेगी या सेंटर में रहेगी, तो उसके लिए हम अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। अब इसकी कोडिंग करके देखते हैं कैसे हम अलाइन एट्रीब्यूट्स का इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले कोडिंग की थी टेबल्स के लिए। अब मैंने इस फाइल को ओपन किया, ठीक है ना, ओपन विद नोटपैड। सबसे पहले हमने क्या किया, इस फाइल को नोटपैड में ओपन कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने बीजी कलर, बैकग्राउंड, ये सारे ही जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये सभी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज किए हैं। तो मैंने बैकग्राउंड में जो इमेज थे उस एट्रीब्यूट्स को यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, एट्रीब्यूट्स को रिमूव करने के बाद अब हमें क्या करना है, टेबल बॉर्डर में अलाइन का यूज करना है। जैसे मैंने अलाइन इज इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट क्या है, हमारा डिफॉल्ट रहता है, क्योंकि जितनी भी टेबल्स आएंगी वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में यूज होंगी। ठीक है ना, लेफ्ट अलाइन हमारा डिफॉल्ट अलाइनमेंट है। अगर हम अलाइन नहीं लगाते हैं तब भी हमारी जो टेबल है वो लेफ्ट में ही शो होगी। तो हम यहाँ पे टेबल को राइट में शो करना चाहते हैं, तो राइट में शो करने के लिए हमने फाइल को सेव किया और अलाइन राइट यूज किया। ठीक, अब इसकी हम कोडिंग देखते हैं, आउटपुट डिस्प्ले देखते हैं ब्राउजर पे, ये डिस्प्ले कैसी हमें टेबल दिखाई देगी। अब हम टेबल को देखेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारी टेबल जो है वो राइट में आ गई, ये दिखाई दे रही है। ये टेबल्स कहाँ पे है, हमारी राइट में शो हो रही है। तो इस तरह से हम टेबल्स के अलाइनमेंट के लिए टेबल्स के अलाइन को लेफ्ट और राइट में शो कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं, जैसे मुझे यही अलाइनमेंट सेंटर में, टेबल मुझे कहाँ शो करनी है, सेंटर में। ठीक है ना, टेबल कहाँ शो करनी है, सेंटर में। तो मैंने यहाँ अलाइनमेंट सेंटर का यूज किया, फिर से फाइल को सेव किया। उसके बाद अब देखते हैं ये टेबल हमें कहाँ शो होगी। देखो ये टेबल कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने किस एट्रीब्यूट्स का यूज किया था, अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज किया था, जिसमें हमारी वैल्यू रहती थी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। तो इस तरह से हम अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स का भी यूज टेबल टैग में कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हाइट एंड विड्थ की। हाइट एंड विड्थ, ठीक, you can specify the table's height and width in terms of pixel or percentage of browser window as we did in horizontal rules. Pixel means कोई वैल्यू दे दी जाती है 50, 30, परसेंटेज मीन्स कि हमने यहाँ पे कोई परसेंटेज 30% हाइट ले रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं, तो उसके लिए हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। देखो इसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे HEIGHT हाइट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं 50 ली। ठीक, विड्थ मैंने सपोज 30। ठीक है, पहले पिक्सल वैल्यूज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम पिक्सल वैल्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्सल के बारे में, फाइल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अब देखते हैं हाइट और विड्थ का क्या टेबल्स पे इफेक्ट पड़ता है। देखो यहाँ ब्राउजर है वो सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो हाइट और हमारी विड्थ है उसका कोई भी असर
टेबल्स पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, जो ब्राउज़र हम शो करते हैं, तो इस ब्राउज़र द्वारा जो टेबल की हाइट है, विड्थ है, वो हमारे इस वर्ज़न में यूज़ नहीं करते हम, ठीक है? इस वर्ज़न में यूज़ नहीं करते हैं। तो अब मैंने जैसे हाइट कितनी ली थी, 30, 50 जो भी हाइट मैंने यूज़ की थी यहाँ पे, तो मैंने वो हाइट यहाँ पे यूज़ की, ठीक? तो इस हाइट से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो सेल्स की हाइट होती है, हम टेबल में क्या है, ये जो सेल दिखाई दे रही है, यही हाइट हमें केवल शो होगी। जैसे मान के चलो मैं ज्यादा हाइट लेना चाहता हूँ सेल्स के लिए, टेबल के लिए, तो मैंने यहाँ पे 150, ठीक, और यहाँ पे कर दिया मैंने 230, ठीक। पिक्सल वैल्यूज मैंने चेंज की, फिर से फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद अभी हमें ये शो हो रहा है, जो डिस्प्ले आउटपुट है ये शो हो रहा है। अब देखते हैं, देखो हाइट और विड्थ क्या हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई। हमारी जो टेबल्स के सेल्स की हाइट और विड्थ थी वो चेंज हो गई, हमें ये डिस्प्ले में क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हाइट और विड्थ का भी हम यूज कर सकते हैं टेबल के, जो टेबल टैग हैं उनके एट्रीब्यूट्स के रूप में, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सेल्स की जो हाइट और विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमने पिक्सल के रूप में की थी। अब हम परसेंटेज लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे जैसे 80% हाइट यूज कर रहे हैं, 80%, ठीक है ना। हाइट मैंने कितनी ली है, 80%, और मैंने इसको 90%, ठीक है। बिट्स को मैंने 90% लिया। उसके बाद फिर से फाइल को सेव किया हमने। सेव करने के बाद अब इसके आउटपुट को एक बार और चेक करते हैं कि परसेंटेज से क्या चेंज हो रहा है। देखो परसेंटेज चेंज करते ही हमारी हाइट, विड्थ, सेल्स परसेंटेज में कितना चेंज आ गया, टेबल्स में कितना चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, क्योंकि जो विड्थ एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाइज करती है विड्थ ऑफ टेबल, ठीक। हाइट जो एट्रीब्यूट है वो हाइट को ही डिफाइन करती है। तो और ये हमारे कैसे फंक्शन है, कंटेन्स किसको कर रहे हैं, HTML एलिमेंट टैग को कंटेन्स कर रहे हैं, ठीक है ना। यू कैन स्पेसिफाई द टेबल्स हाइट एंड विड्थ इन टर्म्स ऑफ पिक्सल या परसेंटेज ऑफ ब्राउजर विंडो एज वी डिड इन हॉरिजॉन्टल रूल्स। हमने रिजल्ट भी देखा क्या इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक। तो जैसे ही हमने चेंज किया, यानी जब हमने चेंज किया था हाइट एंड विड्थ को, तो हमारी जो विड्थ थी वो परसेंटेज में या पिक्सल के रूप में, जो साइज था सेल्स का वो इंक्रीज हो गया। जितनी भी टेबल्स थी या साइज सेल का है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज समरी, डिफाइंस एन अल्टरनेटिव टेस्ट दैट समरीज द कंटेंट ऑफ द टेबल। जितना भी कंटेंट होता है टेबल का उसके लिए हम समरीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्रेम। फ्रेम्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। फ्रेम्स, रूल्स, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, इनमें से काफी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में। तो फ्रेम जो है वो डिफाइन करता है कि टेबल का जो फ्रेम है, सराउंडिंग्स में फ्रेम दे रखा है, उसको कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं टेबल्स में, ठीक है। तो आपने फोटो देखा होगा, फोटो का फ्रेम देखा होगा जो आउटसाइड में आप यूज करते हो, क्या लेफ्ट में हम किस तरह यूज कर सकते हैं, राइट में किस तरह का फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम फ्रेम का यूज करते हैं। तो फ्रेम क्या है हमारा, डिफाइंस विच साइड ऑफ द फ्रेम सराउंडिंग द टेबल मस्ट बी डिस्प्लेड। फ्रेम एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल इज यूज्ड विद बॉर्डर एट्रीब्यूट। द फ्रेम एट्रीब्यूट डिफाइन पोजीशन ऑफ द बॉर्डर। जो पोजीशन है बॉर्डर की उसको डिफाइन करने के लिए हम फ्रेम का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर इज एबव। एबव जो है केवल टॉप एज, जो बॉर्डर दे रखा है टॉप एज को ही शो करेगा, ठीक। बिलो बॉटम की एज को ही शो करता है। बॉर्डर आपको पता है 4 साइड्स को शो करता है, और बॉर्डर हम पहले भी यूज कर सकते हैं। टेबल बॉर्डर पहले यूज कर रहे हैं तो हमें इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं रहती, क्योंकि ये डिफॉल्ट है ऑलरेडी। अगर हमने एक बार टेबल बॉर्डर यूज कर दिया तो हमें फ्रेम में बॉर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। बॉक्स डिस्प्ले ऑल 4 साइड्स, ठीक है।
बॉर्डर की तरह ये भी वर्क करता है। एज साइड डिस्प्ले टॉप एंड बॉटम एजेज। एज जो हॉरिजॉन्टल साइड होती है तो टॉप और बॉटम के लिए हम यहाँ एज साइड्स का यूज करते हैं। LHS डिस्प्ले लेफ्ट एज ओनली। RHS डिस्प्ले राइट एज ओनली। वॉइड कोई बॉर्डर नहीं शो होगा। वॉइड जब हम यूज करेंगे तो वहां पे कोई बॉर्डर शो नहीं होता है। बी साइड्स लेफ्ट एंड राइट एजेस के लिए यूज करते हैं। ये जो है हमारे फ्रेम्स के वैल्यू हैं। ये जो हमने बात की थी फ्रेम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। एबव, अबव, बिलो, बॉर्डर, बॉक्स, एस साइड, LHS, RHS, वॉइड एंड बी साइड। अब इसका यूज करके हम फ्रेम एट्रीब्यूट्स की सहायता से हम देखेंगे कि हमारी टेबल कैसी हमें शो होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहां से हाइट और विड्थ को रिमूव किया, ओके। हाइट, विड्थ रिमूव, ठीक। अब मैंने क्या है फ्रेम, ठीक। फ्रेम पहली वैल्यू यूज करते हैं एबव, अबव यूज किया, अबव को सेव किया, ठीक। अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो इसमें क्या हुआ, हमें टॉप एज जो है वो क्लियर दिखाई दे रही है। अलग से हमें जो टॉप एज है वो क्लियर दिखाई दे रही है, जो भी है, ठीक। अब हम फ्रेम अबव के बाद सॉरी बिलो का यूज करेंगे। बिलो, बिलो का यूज करने के बाद फिर से मैंने फाइल को सेव किया। अब फिर आउटपुट चेक करते हैं। पहले देख लो एबव के लिए ये था, ये क्या हुआ भाई, फाइल फ्रेम बिलो, सॉरी यहाँ अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो वहां पे ये हमें टेबल शो नहीं करेगा, ठीक। अब मैंने जो पंक्चुएशन मार्क्स और इसके कॉमा थे उनको मैं भूल गया तो यहाँ पे हमारी टेबल शो नहीं हुई। और यही इसमें एरर की निशानी है या एरर्स का सिंबल है कि किस तरह से हमारे जो डिस्प्ले आउटपुट है वो शो नहीं हो रहा। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ बॉटम में आ रहा है, बॉटम एज दिखाई दे रही है बिलो के लिए, ठीक है ना। अब वॉइड यूज करते हैं जिसमें कोई बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होता था, तो वॉइड का यूज किया मैंने। वॉइड फाइल को सेव किया। वॉइड फाइल को सेव करने के बाद फिर से हम आउटपुट इसका चेक करते हैं। देखो टॉप पे जो एज थी और बॉटम में जो एज थी वो हमें शो नहीं हो रही, ठीक है ना। वो शो नहीं हो रही क्योंकि टेबल बॉर्डर ले रखा है तो बॉर्डर आएगा। टॉप और बॉटम वाले जितने भी बॉक्सेज होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वहां से डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है ना। RHS, RHS का यूज किया, फाइल को सेव किया। फिर से देखो ये आपको लेफ्ट साइड में एज दिखाई दे रही है, ठीक, सॉरी राइट साइड में। अब हम यूज करेंगे LHS। इस फाइल को फिर से हमने सेव किया। ये लेफ्ट साइड में हमें एज दिखाई दे रही है, ओके। देन एज साइड, एज साइड्स का यूज किया जहां टॉप और बॉटम के लिए हम एज साइड का यूज करते हैं, ठीक है ना। देन टॉप एंड बॉटम, ये हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एज जो दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बी साइड्स लेफ्ट और राइट के लिए, बी साइड्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है ना। लेफ्ट और राइट के लिए हम बी साइड्स का यूज करते थे। देखो लेफ्ट एंड राइट के लिए। अब हम बॉक्स का यूज करेंगे। फाइल को हमने फिर से सेव किया। ये बॉक्स में कंप्लीट आ गया, ठीक है। जितनी भी एसी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम तो उसके लिए हम बॉक्स का यूज करते हैं। एक तरह से ये पूरे बॉर्डर्स को हमें यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एक तरह से ये क्या कर रहा है, देखो पूरे बॉर्डर को ही डिफाइन कर रहा है। तो इस तरह से हम फ्रेम एट्रीब्यूट्स का इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल्स एट्रीब्यूट।
अब रूल्स एट्रीब्यूट जो यूज किया जाता था, जो इनसाइड बॉर्डर एज थी, ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रही है टेबल के इनसाइड में सेल्स में, तो इसको चेंज करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? रूल्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? रूल्स एट्रीब्यूट्स। इसमें ऑल डिस्प्ले ऑल बॉर्डर, अगर हम ऑल का यूज करेंगे तो हमें ऑल बॉर्डर ही डिस्प्ले होगा। कॉल्स डिस्प्ले बॉर्डर बिटवीन सेल्स, जितने भी बॉर्डर होंगे सेल्स के, उनके बीच में जो डिस्प्ले होगा उसके लिए हम कॉल्स का यूज करते हैं। ग्रुप्स डिस्प्ले बॉर्डर बिटवीन ऑल सेल ग्रुप, ठीक है ना, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें यूज हम ग्रुप्स एट्रीब्यूट्स का ग्रुप्स का यूज करेंगे। नन हाइड्स ऑल इंटीरियर बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर दे रखे हैं इनसाइड के वो सारे क्या हो जाएंगे? हाइड हो जाएंगे। रो के लिए हम केवल जो है रोज की ही जो डिस्प्ले बॉर्डर होगी वो ही इसमें शो होगी। तो ये जो डील्स करता है, ये इनसाइड बॉर्डर एज के लिए हम रूल्स एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। रूल्स एट्रीब्यूट्स का यूज हम क्यों करते हैं? जो भी इनसाइड बॉर्डर एज होती है उसके लिए हम रूल्स एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। इसमें जो वैल्यू आती हैं ऑल, कॉल्स, ग्रुप, नन एंड रोज, ये वैल्यूज हम यूज करते हैं। अब देखते हैं रूल्स। देखो रूल्स को, इससे पहले हमने फ्रेम एट्रीब्यूट्स किया था, अब हम रूल्स एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने यूज किया ऑल, ठीक। इस फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद फिर से आउटपुट देखेंगे। देखो ये क्या हुआ, जो इनसाइड में जितने थे, ठीक है, ऑल में क्या हुआ? डिस्प्ले ऑल बॉर्डर्स। पहले ये हमें एक सेल के रूप में डिफाइन हो रहे थे, बॉर्डर्स अलग अलग दिखाई दे रहे थे। अब ये कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं? एक बॉर्डर के, देखो ये कंप्लीट बॉर्डर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसमें ऑल का यूज किया रूल्स, तो इनसाइड के जितने भी बॉर्डर्स थे वो चेंज हुए, ठीक। अब कॉल्स, जितने भी कॉलम में जो बॉर्डर आते हैं उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कॉल्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो कॉलम्स में जितने बॉर्डर हैं केवल वो ही हमें शो हो रहे हैं, तो इसलिए हम कॉल्स का यूज करेंगे रूल्स एट्रीब्यूट में। रोज, अब हमें जो रो में जितने भी बॉर्डर्स हैं वो ही शो होंगे, तो उसके लिए हम रोज का यूज करते हैं। फाइल को सेव किया हमने, इसके बाद हमने यहाँ पे रो, तो हमें रो के बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं और कॉलम का कोई बॉर्डर, कॉलम्स के कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहे हैं। ओके, देन नन, नन में कोई भी बॉर्डर शो नहीं होगा इसमें, ठीक है। नन में कोई भी बॉर्डर शो नहीं होगा। देखो कोई भी बॉर्डर शो नहीं है, ना ही कॉल्स ना रोज, ठीक है ना। तो इसके लिए हम नन वैल्यू का यूज करते हैं रूल्स एट्रीब्यूट में। ग्रुप्स, इसके लिए हम, ठीक है। अब ये हमें सारे ग्रुप्स में, सॉरी फाइल को मैंने सेव किया, ठीक। तो ये क्या है? ग्रुप्स के रूप में दिखाई दे रहा है, पूरा कंप्लीट एक जो था वो हमें दिखाई देगा। डिस्प्ले बॉर्डर बिटवीन ऑल सेल ग्रुप्स, ठीक। जो प्रत्येक सेल है उसके आसपास ही हमें इसमें बॉर्डर शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ग्रुप का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। देखो ये ग्रुप, ठीक है, ग्रुप्स नहीं ग्रुप यूज करेंगे, सॉरी ग्रुप नहीं ग्रुप्स यूज करेंगे। तो ये सारे सेल्स में हमें फिर से वही जो पहले हमने सेव की थी फाइल फ्रेम एंड एट्रीब्यूट से पहले जो टेबल बॉर्डर यूज किया था वो ही बॉर्डर हमें फिर से दिखाई देगा, डिस्प्ले होगा हमारा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेल पैडिंग क्या होता है कि जब हम कोई सेल बनाते हैं, जैसे ये सेल्स हैं, ठीक, ये सेल्स दिखाई दे रहा है। अब हमने यहाँ डिकॉक लिखा हुआ है, ये डिकॉक दिखाई दे रहा है आपको। हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? सेल पैडिंग की। तो ये डिकॉक लिखा हुआ है, इसके और
इस सेल के बीच में जितना भी स्पेस है, कंटेंट्स और सेल के बीच में जितना भी स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी सेल पैडिंग कहलाती है। क्या कहलाएगी? सेल पैडिंग। इन दोनों के बीच का जो भी स्पेस है वो क्या कहलाएगा? हमारा सेल पैडिंग। इसकी डेफिनेशन होती है, इट स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द एजेज ऑफ द सेल एंड ऑल्सो इन द सेल कंटेंट। जो सेल की एजेज है और सेल्स के बीच में जो भी कंटेंट्स है उनके बीच का जो स्पेस होता है वो हमारा सेल पैडिंग कहलाता है। ठीक। और सेल पैडिंग की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ठीक। जो डिफॉल्ट वैल्यू है सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स की वो कितनी है? 1 है। ठीक। अब बात करते हैं हम सेल स्पेसिंग की। इसमें किसकी बात करेंगे? सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग मींस क्या है? ये आपको सेल दिखाई दे रहा है, एक सेल ये है, सेकंड सेल ये है, तो इनके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस छोटा सा स्पेस दिखाई दे रहा है, तो ये जो स्पेस है दो सेल्स के बीच का जो स्पेस है ये क्या कहलाएगा? हमारा सेल स्पेसिंग। ठीक। तो इसको डिफाइन किया गया था, देखो, सेल पैडिंग इट स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल एंड आल्सो इन द सेल कंटेंट। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 2, सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5, द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ सेल पैडिंग एट्रीब्यूट इज 1। सेल स्पेसिंग इट इज 1 also used for formatting purpose but it set space between cells। या ये डिफाइन कर सकते हैं कि दो सेल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। ठीक। स्पेस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ अ सेल ऑफ अ टेबल, अगर बॉर्डर और सेल के बीच में भी स्पेस होगा तो वो भी हमारी सेल स्पेसिंग कहलाएगी। ठीक। और डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की वो कितनी होती है? 2। अब इसका यूज कैसे करते हैं? देखो, हम यूज करेंगे सेल स्पेसिंग का। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 10 लिया। ठीक। सेल पैड, पहले सेल स्पेसिंग को चेक करते हैं। ठीक है ना, पहले सेल स्पेसिंग को ही चेक करेंगे। तो सेल स्पेसिंग को चेक करने के लिए मैंने फाइल को सेव किया। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों के बीच का स्पेस, ये वैल्यू शो हो रही है। ठीक। तो सेल्स के बीच के जो स्पेस हैं वो कितने लिए मैंने? 15। तो ये एग्जैक्ट 15 सारे स्पेस कैसे दिखाई दे रहे हैं? 15 सेल्स के ही दिखाई दे रहे हैं। बॉर्डर और दो सेल्स के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? सेल स्पेसिंग कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें ये क्या है? सेल स्पेसिंग है। ठीक। और बॉर्डर के बीच और सेल के बीच का भी जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा? सेल स्पेसिंग कहलाएगा। अब हम बात करेंगे सेल पैडिंग की। सेल पैडिंग। ठीक। ये मैंने 15 ले ली, यहाँ वैल्यू कितनी ली? 15। फाइल को सेव किया मैंने। सेव करने के बाद अब फिर से चेक करेंगे। देखिए, अब जो भी कंटेंट्स और सेल की जो बॉर्डर है, ठीक, सेल के लिए ये एज है जो बॉर्डर दे रखा है सेल का, तो इन दोनों के बीच का स्पेस कितना रहेगा? 15। ठीक। देखो, सबके बीच का स्पेस कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेल पैडिंग। इसको क्या कहते हैं? जो सेल और कंटेंट्स के बीच का जो स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे? सेल पैडिंग कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह समझ लेना क्योंकि इसके आने के चांस ज्यादा रहते हैं। फ्रेम, रूल्स, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, कॉल स्पान, रो स्पान, ये कुछ ऐसे कंटेंट हैं टेबल टैग में जिनका यूज काफी किया जाता है और इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा जा सकता है। तो इस सेल में जो कंटेंट्स है और इनके बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? सेल पैडिंग कहते हैं। जबकि दो सेल के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? सेल स्पेसिंग। ठीक। और कंटेंट और सेल के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? सेल पैडिंग। ठीक। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हो गया।